15 साल। 15 साल तक मैं हर रात वो दूध पीती रही जो सास अपने हाथों से लाकर देती थी, और मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस दूध में मेरी कोख बंद करने की साजिश घुली हुई है। जब वैद्य जी ने वो पुड़िया मेरे सामने रखी और कहा कि किसी ने ये दवाई पाउडर बनाकर मुझे सालों से पिलाई है, तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन नहीं खिसकी। ऐसा लगा जैसे पूरी जिंदगी एक झटके में उलट गई हो। लेकिन शुरुआत से बताती हूँ, क्योंकि इस राज तक पहुंचने में मुझे 15 साल लगे, और उन 15 सालों की हर एक रात का हिसाब होना जरूरी है। मेरा नाम कविता है, कविता शर्मा। शादी के बाद कविता वर्मा। आगरा के एक छोटे से मोहल्ले में पली बढ़ी, जहां हमारा पुराना घर था, लाल ईंटों वाला, जिसके आंगन में एक नीम का पेड़ था जो हर गर्मी में हमें छांव देता था। पापा सरकारी स्कूल में हिंदी के मास्टर थे, माँ घर संभालती थी, और हम 3 बहनें थीं। मैं सबसे बड़ी, फिर रिंकी, और सबसे छोटी सोनू। घर में पैसे की तंगी रहती थी, लेकिन माँ ने कभी हमें कमजोर नहीं महसूस करने दिया। वो कहती थी, बेटा, औरत की असली ताकत उसके भीतर होती है, किसी और के हाथ में नहीं। मुझे उस वक्त नहीं पता था कि माँ की ये बात एक दिन मेरी सबसे बड़ी ढाल बनेगी। मेरी शादी हुई थी रमेश वर्मा से। रमेश मथुरा के एक खाते पीते घराने से था। उनके पिता यानी मेरे ससुर जी पहले सरकारी दफ्तर में काम करते थे, अब सेवानिवृत्त हो चुके थे। घर बड़ा था, 5 कमरे, ऊपर खुली छत, नीचे चौड़ा आंगन, और पास में एक छोटी सी किराने की दुकान जो मेरे जेठ जी यानी रमेश के बड़े भाई सुरेश चलाते थे। रमेश शहर में एक निजी कंपनी में हिसाब किताब का काम करते थे। जब शादी तय हुई तो लगा जिंदगी संवर गई। रमेश देखने में भले थे, बात करने में शालीन, और पहली मुलाकात में उन्होंने मुझसे कहा था, घबराओ मत, हमारा घर अच्छा है। मैंने मान लिया। उस दिन मुझे क्या पता था कि ये जुमला कितना खोखला था। सास का नाम था सरोज वर्मा। उम्र कोई 55-56 के आसपास। रंग गोरा, बाल सफेद होने लगे थे, पर वो उन्हें मेहंदी से ढकती थीं। आंखें छोटी छोटी, पर तेज, बहुत तेज। जब वो किसी को देखती थीं तो लगता था जैसे आर पार पढ़ लेती हैं। पहले दिन जब मैं डोली से उतरी तो उन्होंने मेरा स्वागत किया, आरती उतारी, माथे पर तिलक लगाया, हाथ थामकर अंदर ले गईं। पड़ोसन काकी ने धीरे से कहा था, बहू बड़ी किस्मत वाली है, ऐसी सास कम मिलती हैं। उस वक्त मेरे मन में भी यही था। काश उस वक्त मुझे पता होता कि ये सब एक बहुत बड़े खेल की शुरुआत है। पहले महीने सब कुछ ठीक लगा। सास सुबह उठकर पूजा करती थीं, मुझे भी साथ बैठाती थीं, रसोई में काम करते हुए गुनगुनाती थीं। ससुर जी शांत स्वभाव के थे, अखबार पढ़ते, चाय पीते, बाहर टहलने जाते। जेठ जी यानी सुरेश भैया अपनी दुकान में व्यस्त रहते, और उनकी पत्नी माया भाभी अपने 2 बच्चों में। घर में एक लय थी, एक ताल थी। मैं भी उस ताल में गुलने की कोशिश करने लगी। सुबह जल्दी उठना, रसोई में सास की मदद करना, ससुर जी के लिए चाय बनाना, शाम को आंगन में झाड़ू लगाना, ये सब मैं खुशी खुशी करती थी। रमेश से रिश्ता भी शुरू में अच्छा था। रात को हम बातें करते, हंसते, सपने बुनते। रमेश कहते, एक दिन हम अपना अलग घर लेंगे। मैं कहती, पहले बच्चा हो जाए तब सोचेंगे। वो हंसते और कहते, अरे होगा, अभी तो शादी हुई है। उन दिनों रात को सोने से पहले सास खुद एक गिलास दूध लेकर आती थी, गरम गरम, ऊपर से थोड़ी मलाई। कहती थी, बहू पी ले, नई नई ब्याही हो, सेहत बनानी है। मैं खुश होकर पी लेती थी। ये सिलसिला पहले दिन से शुरू हुआ और 15 साल तक चलता रहा। पहले साल बच्चा नहीं हुआ तो किसी ने कुछ नहीं कहा। दूसरे साल सास ने धीरे से कहा, कोई व्रत पूजा करो, भगवान देंगे। तीसरे साल जेठानी ने एक बार व्यंग से कहा, भाभी को तो सब सुख है, बस एक कमी है। मैं समझ गई कि इशारा क्या था। चौथे साल सास ने एक वैद्य के पास ले जाना शुरू किया। जड़ी बूटियां, काढ़ा और ढेर सारी सलाहें।
मैं सब करती रही। 5वें साल डॉक्टर के पास गई। जांचें हुई, सब ठीक निकला। डॉक्टर ने कहा, कोई कमी नहीं है, धैर्य रखें। रमेश की भी जांच हुई, सब ठीक था, फिर भी बच्चा नहीं हुआ। 6ठे साल सास का रुख बदला। अब वो खुलकर बोलने लगी। एक दिन रसोई में मुझसे कहा, बहू, इस घर में दीवा जलाने वाला चाहिए। मैंने सुना और चुप रही। 7वें साल पड़ोस में किसी की बहू की गोद भराई थी। वहां से लौटकर सास ने ससुर जी से कहा, जानबूझकर नहीं कहा, ऐसे कहा कि मैं सुन लूं। कुछ औरतें होती ही बांझ है, भगवान की मर्जी। उस रात मैं बहुत रोई। रमेश ने पीठ थपथपाई और कहा, मत रो, माँ का मन नहीं है, वो भी चाहती है कि घर में बच्चे हों। मैंने सोचा, हाँ, यही बात है। शायद दर्द में इंसान ऐसे बोल देता है। मैंने माफ कर दिया। 8वें, 9वें, 10वें साल, हर साल एक नई कोशिश, एक नई निराशा, एक नई चोट। मैंने व्रत रखे, मंदिर गई, माथा टेका, नदी में दीपक बहाए। सास रात को दूध देती रही और मैं पीती रही। 11वें साल सास ने रमेश से कहा, इस बार सीधे मेरे सामने, बेटा, इस घर का वंश आगे बढ़ाना है, तू दूसरी शादी के बारे में सोच। मेरे हाथ से थाली छूट गई। रमेश ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर खाना खाते रहे। उस खामोशी में मुझे सारे जवाब मिल गए। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं छत पर गई, ठंडी हवा में बैठकर आकाश देखती रही। तारे थे, शांत, बेपरवाह। मुझे लगा मैं इन तारों जैसी हूं, चमकने की कोशिश में जल रही हूं, पर दिखती किसी को नहीं। 12वें साल एक घटना हुई जिसे मैं आज तक नहीं भूली। हमारे मोहल्ले की डॉक्टरनी, डॉक्टर सुनीता जोशी, एक दिन घर आई थी। वो सास की पुरानी जान पहचान की थी। चाय पानी हुई, बातें हुई। जाते वक्त उन्होंने सास से धीरे से कुछ कहा। मैं रसोई में थी, पर दरवाजा थोड़ा खुला था। मैंने सुना, सरोज जी, ये तरीका ठीक नहीं है, कब तक चलेगा? सास की आवाज आई, आप चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। मेरे हाथ रुक गए, चम्मच हवा में ही रह गई। मेरा मन बोला, ये बात क्या थी? किस तरीके की बात हो रही थी? पर मैंने खुद को समझाया, शायद कोई दवाई की बात थी, शायद कुछ और। मुझे ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। 13वें साल रमेश के व्यवहार में और बदलाव आया। वो देर से घर आने लगे। फोन पर बात करते तो बाहर चले जाते। एक बार मैंने पूछा तो झुंझलाकर बोले, दफ्तर का काम है, तुम्हें क्या मतलब? मैंने मन महसूस कर रख लिया। उसी साल ननद प्रमिला की शादी हुई, धूमधाम से। प्रमिला मुझसे कभी ठीक से बात नहीं करती थी। एक बार उसने मेरे सामने ही मां से कहा था, भाभी तो घर में पत्थर की मूरत की तरह बैठी है, न बच्चा न कुछ। उस दिन सास ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराती रही। मैंने उस मुस्कान को तब नजरअंदाज किया था। 14वें साल मैं बहुत बीमार पड़ी। अचानक कमजोरी आने लगी, चक्कर आते, खाना नहीं पचता था। रमेश मुझे एक अस्पताल ले गए। वहां एक नई डॉक्टर थी, युवा, तेज, नाम था डॉक्टर अंजलि सिंह। उन्होंने मेरी जांच की, खून का नमूना लिया और कई सवाल पूछे। उनमें से एक सवाल था, आप कोई दवाई लेती हैं? मैंने कहा, नहीं। उन्होंने पूछा, घर में कोई आपको कुछ देता है खाने पीने में? मैंने सोचा और कहा, बस रात को दूध मिलता है। डॉक्टर ने एक पल रुककर लिखा और कहा, ठीक है, रिपोर्ट आने दीजिए। मुझे तब भी कुछ समझ नहीं आया। रिपोर्ट आई। कुछ चीजें असामान्य थीं। हार्मोन का स्तर अजीब था। डॉक्टर अंजलि ने रमेश को बाहर भेजा और मुझसे अकेले बात की। उन्होंने कहा, देखिए, आपके शरीर में कुछ ऐसे तत्व मिले हैं जो बाहर से आए लगते हैं। मैं एक और जांच करना चाहती हूँ, पर उसके लिए आपको कल खाली पेट आना होगा, और जो भी रात को पीती हैं वो कल मत पीजिएगा। मैंने हाँ कह दिया। उस रात मैंने पहली बार वो दूध नहीं पिया। सास ने पूछा तो मैंने कह दिया, तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टर ने मना किया है।
सास का चेहरा एक पल के लिए बदला, पर फिर वो सामान्य हो गई और बोली, ठीक है बहू, जैसी डॉक्टर की मर्जी। अगले दिन जांच हुई और 3 दिन बाद डॉक्टर अंजलि ने मुझे अकेले बुलाया। रमेश उस दिन दफ्तर में थे। मैं अकेली गई। डॉक्टर ने दरवाजा बंद किया, सामने बैठी और धीरे से एक छोटी सी पुड़िया मेरे सामने रखी। बोली, ये उस दूध के नमूने की जांच से मिला है जो आप लाई थीं। इसमें गर्भ निरोधक दवाई का अंश है, बारीक पीसकर मिलाया गया। लंबे समय से लेने से आपकी प्रजनन क्षमता पर असर पड़ा है। मैं बोली, नहीं। सांस भी नहीं ली, बस उस पुड़िया को देखती रही। डॉक्टर ने मेरा हाथ थामा और कहा, मैं जानती हूं ये सुनना कितना कठिन है, पर आपको जानना जरूरी था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, फिर धीरे धीरे उजाला आया। पर वो उजाला खुशी का नहीं था, वो उजाला उस सच्चाई का था जो 15 साल से मेरे सामने थी और मैं देख नहीं पाई थी। सास की वो मुस्कान याद आई, डॉक्टर सुनीता की वो बात याद आई, ये तरीका ठीक नहीं है। सास का वो जवाब, मैं संभाल लूंगी। एक एक टुकड़ा जुड़ता गया और जो तस्वीर बनी वो इतनी भयानक थी कि मेरा मन मानने को तैयार नहीं था, पर मेरा दिमाग जानता था ये सच है। मैं उस कमरे से बाहर निकली। बाहर धूप थी, तेज, चुभती हुई। मैं एक पल के लिए दरवाजे पर खड़ी रही। मेरे हाथ कांप नहीं रहे थे, आंखें भीगी नहीं थीं। अंदर से एक अजीब शांति थी, वो शांति जो तब आती है जब सारे सवालों के जवाब एक साथ मिल जाते हैं। मैंने धीरे से अपनी चूड़ियां देखीं, लाल और सुनहरी, और मन में कहा, कविता, अब वक्त आ गया है। घर पहुंची तो सास आंगन में बैठी चावल बीन रही थी। उन्होंने मुझे देखा और पूछा, क्या हुआ बहू, चेहरा क्यों उतरा है? मैंने कहा, कुछ नहीं माँ जी, थकान है, और रसोई में चली गई। उस दिन मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं पूछा, पर अंदर से मैं बदल चुकी थी। उस रात दूध आया। सास हाथ में गिलास लेकर आई। पी ले बहू। मैंने लिया, मुस्कुराई, और जब वो गई तो वो दूध मैंने नाली में बहा दिया। पहली बार मेरे होठों पर एक अलग तरह की मुस्कान थी, वो मुस्कान जो किसी जंग से पहले आती है। पहली रात मैंने जागकर सोचा, क्या करूं? सीधे रमेश से पूछूं? नहीं, पहले ये जानना जरूरी था कि रमेश को पता था या नहीं। सास अकेली ये कर रही थी या इसमें और कोई शामिल था? मुझे सबूत चाहिए थे, ठोस, पक्के, जिन्हें कोई नकार न सके। मैंने डॉक्टर अंजलि का नंबर निकाला और मन में तय किया कि कल सुबह उनसे बात करूंगी। उस रात पहली बार सालों बाद मुझे गहरी नींद आई। इसलिए नहीं कि सब ठीक था, बल्कि इसलिए कि अब मैं जान गई थी कि लड़ाई किससे है। अगली सुबह मैं जल्दी उठी, सास से पहले। रसोई में गई, चाय बनाई। सास आई तो मुस्कुराकर चाय दी। उन्होंने कहा, आज जल्दी उठ गई? मैंने कहा, हाँ माँ जी, नींद नहीं आई। उन्होंने सहानुभूति से सिर हिलाया। मैं देखती रही, उनका चेहरा, उनकी आंखें, उनके हाथ, वही हाथ जो 15 साल से दूध में दवाई मिलाते थे। मेरे पेट में कुछ उबला, पर मैंने चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया। मुझे अभी धैर्य रखना था, बहुत धैर्य। उस दिन मौका मिला तो मैं सास के कमरे में गई, दरवाजा बंद किया, उनकी दवाइयों वाली छोटी अलमारी खोली। उसमें उनकी अपनी दवाइयां थीं, कुछ पुड़ियां थीं और एक छोटी शीशी थी, बिना लेबल की। मैंने उसे उठाया, ध्यान से देखा। कुछ सफेद पाउडर था उसमें। मेरे हाथ कांपने लगे, पर मैंने शीशी वापस रख दी। मैंने अपने दुपट्टे की आड़ में उसकी एक तस्वीर अपने मन में बना ली। इसे मैं बाद में डॉक्टर को दिखाऊंगी। उसी शाम मैंने रमेश से कहा कि बाजार जाना है। रमेश ने बिना पूछे हाँ कर दी। मैं डॉक्टर अंजलि के पास गई, उन्हें सब बताया, अलमारी में शीशी के बारे में। डॉक्टर ने कहा, अगली बार जब मौका मिले थोड़ा सा नमूना लेकर आइए, किसी छोटी शीशी में, मैं जांच करवाती हूं। मैंने हाँ कहा और ये भी पूछा, डॉक्टर, क्या इसकी शिकायत पुलिस में हो सकती है? डॉक्टर
ने एक पल रुककर कहा, हाँ, अगर जांच में यही निकला जो मुझे लग रहा है, तो ये जहर देने का मामला बनता है। जहर। उस शब्द ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए, पर मैंने घबराहट को दबाया। 3 दिन बाद मौका मिला। सास बाहर गई थीं, ससुर जी सो रहे थे। मैं सास के कमरे में गई, शीशी निकाली, एक छोटी सी शीशी में थोड़ा पाउडर डाला और वापस रख दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे था। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर मन पत्थर था। ये नमूना मैंने अपने ब्लाउज में छुपाया और अगले दिन डॉक्टर को दे दिया। 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट आई। डॉक्टर अंजलि ने मुझे फोन किया। कविता जी, आपका शक सही था। इस पाउडर में वही दवाई है और ये मात्रा इतनी है कि लंबे समय तक लेने से गर्भधारण असंभव हो जाता है। मैंने फोन रखा। बाहर आंगन में सास बैठी थी, राम नाम की माला फेर रही थी। मैंने देखा और पहली बार मुझे समझ आया कि भगवान का नाम लेते हुए भी इंसान कितना बड़ा पाप कर सकता है। अब मेरे पास 2 रिपोर्टें थीं, पर यह काफी नहीं था। मुझे ये भी जानना था, रमेश को पता था या नहीं। क्या वो भी इस साजिश में शामिल थे? ये सवाल मुझे रात रात भर जगाता था। एक तरफ 15 साल का रिश्ता था, दूसरी तरफ वो खामोशी थी जो उन्होंने सास के दूसरी शादी वाले बयान पर रखी थी। दोनों के बीच मैं खड़ी थी और मुझे सच जानना था। एक शाम रमेश घर आए, थके हुए थे। खाना खाने के बाद मैंने धीरे से पूछा, सुनिए, एक बात पूछनी थी। उन्होंने लापरवाही से कहा, क्या? मैंने कहा, माँ जी रात को जो दूध देती हैं, आपको पता है उसमें क्या होता है? रमेश ने एक पल के लिए रुककर मुझे देखा और उनकी आंखों में जो भाव आया, वो मैं आज भी नहीं भूल सकती। वो भाव डर का था, बस एक पल के लिए। फिर वो सामान्य हो गए और बोले, दूध में दूध होता है, और क्या होगा? तुम ज्यादा सोचती हो। वो उठकर चले गए। वो एक पल, वो डर, बहुत कुछ कह गया। मेरे सीने में ऐसा दर्द उठा जैसे किसी ने भीतर से कुछ खींच लिया हो। रमेश जानते थे, शायद सब कुछ नहीं, शायद पूरी तरह नहीं, पर कुछ तो जानते थे, या कम से कम उन्हें शक था। और उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, मुझसे नहीं, माँ से नहीं, किसी से नहीं। ये उनकी खामोशी, ये सबसे बड़ा धोखा था। उस रात छत पर बैठी रही। आसमान में बादल थे, हवा ठंडी थी। मैंने माँ की तस्वीर मन में देखी, उनकी आंखें, उनकी मुस्कान। माँ कहती थी, बेटा, जब जिंदगी सबसे मुश्किल लगे, तब याद करना, तुम्हारे भीतर एक आग है जो कभी नहीं बुझती। मैंने आंखें मूंदी। वो आग मुझे महसूस हुई, धीमी पर पक्की। अब अगला कदम था, इस लड़ाई को अकेले नहीं लड़ना, मुझे किसी का साथ चाहिए था। पापा? हाँ, पर पहले मुझे सारे सबूत इकट्ठे करने थे। मेरी एक पुरानी सहेली थी, नीलम, जो अब इलाहाबाद में रहती थी। उसके पति वकील थे। नीलम से बात करनी थी। और एक काम और था, डॉक्टर सुनीता जोशी से मिलना, जिन्होंने सास से कहा था कि ये तरीका ठीक नहीं है। वो जानती थी और उनकी गवाही मेरे काम आ सकती थी। उस रात मैंने एक काम किया जो मैंने 15 सालों में कभी नहीं किया था। मैंने अपनी पुरानी डायरी निकाली, वो डायरी जो माँ ने मुझे शादी से पहले दी थी और कहा था, जब मन भारी हो इसमें लिख देना। वो डायरी लगभग खाली थी, बस शुरू के कुछ पन्नों पर कुछ लिखा था। नई नवेली दुल्हन की उमंगें, सपने, उम्मीदें। फिर पन्ने खाली होते चले गए, जैसे मेरी जिंदगी से शब्द ही चले गए हों। मैंने उस रात एक नया पन्ना खोला और लिखा, आज से मैं अपनी लड़ाई शुरू करती हूँ। तारीख लिखी और डायरी बंद कर दी। अगली सुबह से मैंने एक नई कविता बनने की शुरुआत की। ऊपर से वही, अंदर से बिल्कुल अलग। सास को दूध लाते देखती तो मुस्कुराती, लेती, और जब वो जाती तो बहा देती। रमेश के साथ सामान्य व्यवहार करती, न ज्यादा न कम। घर के काम करती, पूजा करती, खाना बनाती, पर भीतर एक योजना बन रही थी, चुपचाप,
धीरे धीरे, एक एक ईंट रखते हुए। पहला कदम था नीलम से मिलना। नीलम मेरी बचपन की सहेली थी। हम दोनों साथ पढ़े थे, साथ बड़े हुए थे। उसकी शादी के बाद वो इलाहाबाद चली गई थी। उसके पति अजय भाई एक जाने माने वकील थे। परिवार के मामलों में उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी। मैंने नीलम को फोन किया, एक ऐसे वक्त में जब घर में कोई नहीं था, दोपहर की झपकी के वक्त। फोन लगाते हुए मेरी उंगलियां कांप रही थी। नीलम ने पहली घंटी पर उठाया, बोली, कविता? अरे, कितने दिनों बाद फोन किया, सब ठीक है? मेरे गले में कुछ अटक गया। मैंने कहा, नीलम, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। नीलम ने आवाज बदलकर कहा, क्या हुआ, बता। मैंने धीरे धीरे सब बताया। डॉक्टर की रिपोर्ट, अलमारी की शीशी, जांच का नतीजा। सुनते सुनते नीलम चुप हो गई। जब मैं रुकी तो थोड़ी देर खामोशी रही। फिर नीलम ने कहा, कविता, ये बहुत गंभीर बात है। तू अजय भाई से बात कर, अभी, इसी हफ्ते। ये जहर देने का मामला है। मैंने हाँ कहा, आंखें भर आईं, पर मैंने रोने नहीं दिया। अजय भाई से फोन पर बात हुई उसी शाम। उन्होंने पूरी बात सुनी और कहा, कविता जी, पहले आप एक काम करें, डॉक्टर से लिखित में रिपोर्ट ले, जिसमें साफ लिखा हो कि दवाई बाहर से दी गई थी। दूसरा, उस शीशी का एक और नमूना ले, अगर हो सके। तीसरा, जो 15 साल में कोई भी गवाह हो सकता है, उसके बारे में सोचें। और एक बात, अभी घर में कुछ मत बोलिए, बिल्कुल नहीं, जब तक हम तैयार नहीं हो जाते। मैंने हर बात नोट की। फोन रखा तो लगा जैसे पहली बार किसी ने मेरी बात सुनी, सच में सुनी। डॉक्टर सुनीता जोशी, यही वो कड़ी थी जो मुझे जोड़नी थी। वो सास की जान पहचान की थी, पर उन्होंने उस दिन कहा था, ये तरीका ठीक नहीं है। इसका मतलब था कि वो इस बात से अनजान नहीं थी। मुझे उनसे मिलना था, पर सावधानी से, इस तरह कि सास को खबर ना हो। एक दिन मैंने सास से कहा, माँ जी, सिर में बहुत दर्द है, डॉक्टर के पास जाना है। सास ने कहा, जाओ, पर जल्दी आ जाना, शाम को मेहमान आने वाले हैं। मैं निकली और सीधे डॉक्टर सुनीता के घर गई। उनका घर मोहल्ले में ही था, पर हम कभी वहां नहीं गए थे। दरवाजा खटखटाया, उन्होंने खोला। मुझे देखकर एक पल के लिए चौंकी। मैंने कहा, डॉक्टर जी, अंदर आ सकती हूँ? उन्होंने हिचकिचाते हुए हाँ की और मुझे बैठाया। मैंने सीधे कहा, डॉक्टर जी, मुझे पता चल गया है। डॉक्टर अंजलि ने जांच की है। मैं बस ये जानना चाहती हूँ, उस दिन आपने माँ जी से क्या कहा था? डॉक्टर सुनीता का चेहरा पीला पड़ गया। वो कुछ देर चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, बहू, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। तुम्हें पता है, सरोज जी ने मुझसे कहा था, बस कुछ साल, जब तक जायदाद का मामला सुलझ न जाए। मेरे पेट में कुछ उलट गया। मैंने पूछा, जायदाद का मामला? डॉक्टर सुनीता ने आंखें नीची कर ली और कहा, हाँ, सरोज जी को डर था कि अगर तुम्हारा बच्चा हुआ तो ससुर जी की जायदाद में उसका हिस्सा होगा। वो चाहती थीं कि जायदाद सुरेश के बच्चों को मिले, रमेश को नहीं। ये सुनकर मेरा पूरा बदन जैसे पत्थर हो गया। यानी ये सिर्फ मुझसे नफरत नहीं थी, ये पैसे की लड़ाई थी। ससुर जी की जायदाद, घर, दुकान, जमीन, ये सब सुरेश भैया को मिले, इसलिए रमेश के घर बच्चा ना हो और रमेश को कमजोर रखा जाए। मुझे बात साबित करके रमेश की दूसरी शादी करवाई जाए और इस तरह रमेश का हिस्सा भी धीरे धीरे खत्म हो जाए। ये इतनी लंबी, इतनी गहरी साजिश थी कि मेरा दिमाग घूम गया। मैंने डॉक्टर सुनीता से पूछा, आप ये अदालत में कहेंगी? उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैंने कोई दवाई नहीं दी, मुझे बस पता था। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। मैंने कहा, पर आपने मुझे नहीं बताया। वो चुप हो गईं। मैंने कहा, डॉक्टर जी, आप अगर अभी सच बोलें तो आप गुनाह की भागीदार नहीं रहेंगी, अगर चुप रहीं तो रहेंगी। उन्होंने लंबी सांस ली और कहा, मैं सोचूंगी। मुझे उस वक्त उनसे और नहीं चाहिए था। बीज बो दिया था, अब फल का इंतजार था। घर वापस आईं। सास बैठी थी,
मैंने कहा, माँ जी, डॉक्टर ने सिर दर्द की दवाई दी है, अब ठीक है। सास ने कहा, अच्छा ठीक है। मैंने मुस्कुराकर हाँ किया और रसोई में चली गई। दीवार के उस तरफ वो बैठी थी और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी बहू अब उनकी वो बहू नहीं रही जो 15 साल से चुपचाप दूध पीती आ रही थी। उन दिनों मैंने एक काम और किया। घर में जो पुराने कागजात थे, ससुर जी की जायदाद के दस्तावेज, मैंने उन्हें देखने की कोशिश की, पर वो सब सास के कमरे में बंद थे। एक दिन मौका मिला, जब सास और ससुर जी दोनों बाहर गए थे। मैंने वो अलमारी खोली। उसमें एक पुरानी फाइल थी। मैंने जल्दी से पन्ने पलटे। उसमें ससुर जी की जमीन के कागज थे, घर के कागज थे, और एक कागज ऐसा था जिस पर ससुर जी के दस्तखत थे, पर तारीख पुरानी नहीं थी। तारीख सिर्फ 3 साल पहले की थी, और उस कागज में लिखा था कि ये जायदाद सुरेश वर्मा के नाम है। मेरे हाथ रुक गए। ये वसीयत थी, पर इतनी जल्दी लिखवाई गई, जब ससुर जी को कुछ नहीं हुआ था, जब वो ठीक ठाक थे, तब ये क्यों? मैंने उस कागज की तस्वीर अपने मन में बैठा ली, फाइल वापस रखी, अलमारी बंद की। मेरे पैर कांप रहे थे, पर मन शांत था। उसी रात मैंने अजय भाई को फिर फोन किया, सब बताया। जायदाद का मामला, डॉक्टर सुनीता की बात, वसीयत का कागज। अजय भाई ने कहा, कविता जी, ये मामला सिर्फ जहर देने का नहीं है, ये जायदाद हड़पने की साजिश भी है। आपके पति को भी उनके हिस्से से वंचित किया जा रहा है। ये बात रमेश को बताना होगा, पर सही वक्त पर, सही तरीके से। और पहले ये तय करना होगा कि रमेश इस साजिश में शामिल थे या नहीं। मैंने कहा, मुझे नहीं पता अजय भाई। उन्होंने जो डर मेरी आंखों में देखा था, मैं उसे नहीं भूल पाई। अजय भाई ने कहा, एक काम करो, रमेश से बात करो, पर सीधे नहीं। उनसे माँ के बारे में पूछो, देखो वो क्या कहते हैं। उनकी प्रतिक्रिया बहुत कुछ बता देगी। मैंने हाँ कहा। अगले दिन शाम को रमेश घर आए। मैंने चाय बनाई, उनके पास बैठी और धीरे से कहा, सुनिए, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं लगती। रमेश ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा, बस ऐसे ही, थकी थकी लगती हैं, आजकल काफी अकेले कमरे में रहती हैं। रमेश ने एक पल के लिए मुझे देखा और कहा, वो ठीक हैं, तुम ज्यादा सोचती हो। मैंने कहा, वो अलमारी में कुछ रखती हैं, कभी कभी। रमेश का हाथ रुका, बस एक पल के लिए, पर मैंने देख लिया। फिर वो बोले, घर में सब अपना सामान रखते हैं, इसमें क्या बात है? मैंने कहा, हाँ, सही है, और उठकर रसोई में चली गई। पर मेरे मन में जवाब आ गया था। रमेश को कुछ न कुछ पता था। वो इसमें शामिल नहीं थे शायद, पर उन्होंने आंखें मूंद रखी थीं, जानते हुए भी अनजान बने रहे थे। ये भी एक तरह का धोखा था, शायद उससे भी बड़ा, जो सास कर रही थी, क्योंकि सास ने दुश्मन की तरह वार किया, पर रमेश ने अपने होने का नाटक करते हुए आंखें फेरे रखीं। उस रात मुझे माँ की बहुत याद आई। काश वो होती, काश उनसे एक बार बात कर पाती। पर माँ तो 5 साल पहले चली गई थी, बीमारी में। पापा अकेले थे आगरा में। रिंकी की शादी हो गई थी, सोनू अभी पढ़ रही थी। मुझे पापा की जरूरत थी, उनकी आवाज की, उनकी समझदारी की। पर मैं जानती थी कि अगर मैंने पापा को बताया तो वो दौड़े चले आएंगे और सास को भनक पड़ जाएगी। अभी नहीं, अभी नहीं। एक हफ्ता और गुजरा। उस दौरान मैंने एक और सबूत इकट्ठा किया, पुरानी पर्ची। वो पुरानी दवाई की पर्ची, जो एक बार गलती से सास के कमरे से उड़कर रसोई में आ गई थी। मुझे याद है, उस वक्त मैंने उसे उठाकर सास को दे दिया था। उन्होंने जल्दी से लेकर मोड़ लिया था। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया था, पर अब मन में वो पर्ची आई। क्या मुझे वो पर्ची मिल सकती है? एक दिन घर की सफाई करते हुए मैंने सास के कमरे की उस दराज में देखा जहां वो पुराने कागज रखती थी। वहां बहुत कुछ था, पर एक कोने में मुड़ी तुड़ी पर्चियां थीं। मैंने जल्दी से पलटी।
एक पर्ची पर एक दवाई का नाम था, हिंदी में लिखा। मैंने पढ़ा। वो नाम मैंने पहले नहीं सुना था, पर मैंने उसे याद कर लिया, अक्षर अक्षर। घर से निकलने का मौका मिलते ही मैंने डॉक्टर अंजलि को वो नाम बताया। उन्होंने एक पल रुककर कहा, ये गर्भ निरोधक दवाई का एक रूप है। पाउडर बनाया जा सकता है, बेस्वाद होती है, किसी भी तरल में मिल सकती है। अब मेरे पास था डॉक्टर अंजलि की लिखित रिपोर्ट, दवाई का नमूना, पर्ची का नाम, डॉक्टर सुनीता का बयान जो शायद मिल सकता था, और जायदाद के कागजात की जानकारी। अजय भाई ने कहा था, अब एक और चीज चाहिए, कोई ऐसा गवाह जो ये कह सके कि उसने सास को दवाई मिलाते देखा हो। मैंने सोचा, क्या ऐसा कोई था? और तभी मुझे याद आई रसोई वाली काकी। वो एक बुजुर्ग औरत थी जो कभी-कभी हमारे घर बर्तन मांजने आती थी। वो 10 साल पहले काम छोड़ चुकी थी, पर मोहल्ले में ही रहती थी। एक बार उन्होंने मुझसे कहा था, बहुत पहले, जब मैं नई नई आई थी, बहू, सास जी रात को दूध बनाती हैं, तुम देखा करो, वो बड़ी सावधानी से बनाती हैं। उस वक्त मुझे लगा था कि काकी ये तारीफ कर रही हैं। अब उस बात का मतलब बदल गया था। मैं काकी के पास गई। वो मोहल्ले के पीछे वाली गली में रहती थी। उन्होंने मुझे देखकर हाथ जोड़े और कहा, अरे बहू, आज कैसे आई? मैंने उनके पास बैठकर धीरे से कहा, काकी, एक बात पूछनी थी। उन्होंने मेरी आंखें देखी और समझ गईं कि बात गंभीर है। मैंने पूछा, काकी, जब आप हमारे गांव करती थीं, क्या आपने कभी देखा कि माँ जी रात के दूध में कुछ मिलाती थीं? काकी एक पल के लिए चुप हो गईं, फिर धीरे से बोली, बहू, मैंने एक दो बार देखा था, पर मुझे लगा शायद इलायची या कुछ मिलाती हैं। पर एक बार मैंने देखा था कि वो एक छोटी सी पुड़िया से कुछ मिला रही थी और मुझे देखकर जल्दी से छुपा लिया था। मैंने तब कुछ नहीं सोचा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। काकी ने देखा था। ये गवाह थीं। मैंने काकी का हाथ थामा और कहा, काकी, क्या आप ये बात किसी और के सामने कह सकती हैं? काकी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा। अगर बोली होती तो। मैंने कहा, काकी, अभी भी देर नहीं हुई। काकी ने धीरे से हाँ की। उस शाम मैं घर लौटी तो मन में एक हल्कापन था। नहीं, खुशी नहीं थी। खुशी कैसे होती? ये तो उस इंसान के खिलाफ लड़ाई थी जिसे मैंने मां मानने की कोशिश की थी। पर एक ताकत थी, वो ताकत जो तब आती है जब सच आपके साथ होता है। सास रसोई में खाना बना रही थी। उन्होंने मुझे देखकर कहा, देर हो गई? मैंने कहा, हाँ माँ जी, मोहल्ले में काकी मिल गई थी। सास ने एक पल के लिए रुककर पूछा, कौन काकी? मैंने आराम से कहा, वही, पुरानी वाली काकी जो यहाँ काम करती थी। सास के हाथ एक पल के लिए रुके, फिर वो बोली, ओह, वो, ठीक है। मैंने कहा, हाँ, बिल्कुल ठीक है। बहुत याद करती हैं आपको। सास की पीठ मेरी तरफ थी, पर मैंने देखा कि उनके कंधे थोड़ा खिंच गए, बस थोड़ा सा, पर मैंने देख लिया। उस हफ्ते एक और बात हुई, एक ऐसी बात जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। जेठ जी यानी सुरेश भैया एक शाम घर आए। वो आमतौर पर दुकान बंद करके सीधे ऊपर चले जाते थे। हमसे ज्यादा बात नहीं होती थी। पर उस शाम वो नीचे आए और मुझसे बोले, कविता भाभी, एक बात कहनी थी। मैं रसोई से निकलकर बैठक में आई। उन्होंने धीरे से कहा, भाभी, माँ ने मुझसे कुछ कहा है। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैंने शांत चेहरे से कहा, क्या कहा? उन्होंने झिझकते हुए कहा, माँ कह रही हैं कि अब रमेश को दूसरी शादी करनी चाहिए। उन्होंने एक लड़की देखी है। मेरे मुंह में करवाहट भर गई, जैसे नीम की पत्ती चबा ली हो, पर मैंने चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया। मैंने पूछा, और आप क्या सोचते हैं? सुरेश भैया ने नजरें चुराते हुए कहा, भाभी, मैं तो बस बता रहा था, माँ की मर्जी है। मैंने कहा, ठीक है भैया, और वापस रसोई में चली गई। तो ये था असली खेल। अब तेजी लाई जा रही थी, दूसरी शादी की बात। यानी मुझे निकालने का इरादा पक्का हो गया था।
मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं था। उसी रात मैंने अजय भाई को फोन किया और कहा, अजय भाई, अब देर नहीं करनी, दूसरी शादी की बात शुरू हो गई है। अजय भाई ने कहा, कविता जी, अगले हफ्ते मैं आ रहा हूं मथुरा। आप पापा को भी बुला लें, अब वक्त आ गया है। पापा को फोन करना, ये सबसे कठिन काम था। पापा को बताना कि उनकी बड़ी बेटी के साथ क्या हुआ, 15 साल तक क्या होता रहा, ये सोचकर ही गला भर आता था। मैंने रात को देर से फोन किया, जब घर में सब सो गए थे। छत पर गई, ठंडी हवा में बैठकर नंबर दबाया। पापा ने उठाया, नींद भरी आवाज में बोले, कविता, इतनी रात को, सब ठीक है? मैंने कहा, पापा, आपसे बात करनी है, जरूरी है। पापा की आवाज बदल गई। वो फौरन जाग गए। बोले, बेटा बेटा। और मैंने बताया, धीरे धीरे, एक एक बात। बताते बताते मेरी आवाज कांपी, पर टूटी नहीं। जब मैं चुप हुई तो दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। कुछ देर बाद पापा की आवाज आई, भारी, थरथराती हुई। उन्होंने कहा, बेटा, मैं आ रहा हूं। मैंने कहा, नहीं पापा, अभी नहीं, अगले हफ्ते आइए, अजय भाई के साथ। पापा ने कहा, ठीक है। फिर एक पल बाद बोले, बेटा, तू बहुत बहादुर है। तेरी माँ को पता होता तो वो कहती, मेरी बेटी ने मुझे गलत नहीं साबित किया। उस रात छत पर बहुत देर बैठी रही। आसमान में तारे थे, ठंडी हवा बाल उड़ा रही थी। मैंने अपनी चूड़ियां देखी, लाल और सुनहरी, और मन में कहा, माँ, बस थोड़ा और, अब ज्यादा दिन नहीं। उस हफ्ते एक और घटना हुई जिसने मेरी साजिश की परतें और खोली। एक शाम सास और जेठानी माया भाभी साथ बैठकर बातें कर रही थी। मैं अंदर कमरे में थी। दरवाजा बंद था, पर दीवार पतली थी। आवाजें आ रही थी। मैंने सुना सास की आवाज, अब जल्दी करनी होगी, रमेश को समझाना होगा, लड़की अच्छी है, मथुरा की ही है। माया भाभी की आवाज, पर रमेश तैयार होगा? सास बोली, होगा, तू देख, मैं उसे समझा दूंगी। और वो कविता, उसे तो जाना ही होगा, बांझ बहू से क्या फायदा। माया भाभी बोली, और जायदाद? सास की आवाज आई, वो तो तय है, ससुर जी ने कागज पर लिख दिया, सब तुम्हारे बच्चों को। मेरे हाथ मुट्ठी में बंद हो गए। ये साफ हो गया, माया भाभी भी इस साजिश में थी। यानी सुरेश भैया, माया भाभी और सास, तीनों मिलकर ये खेल खेल रहे थे। और रमेश? रमेश अपनी माँ की इस चाल से बेखबर थे, या जानबूझकर अनजान। दोनों ही बातें दर्दनाक थीं। मैंने उस रात तय किया कि अब एक काम और करना है, ससुर जी से बात करनी है। वो इस साजिश में शामिल नहीं लगते थे, वो बस चुप रहते थे। पर क्या उन्हें पता था? क्या उन्होंने जायदाद के कागजात पर खुद दस्तखत किए थे या उनसे करवाए गए थे? ये जानना जरूरी था। ससुर जी सुबह बाग में बैठते थे, अकेले। वो घड़ी मेरे लिए सबसे अच्छी थी। अगली सुबह मैं जल्दी उठी, ससुर जी के लिए चाय बनाई और बाग में लेकर गई। उन्होंने मुस्कुराकर लिया। मैं उनके पास बैठ गई, थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से कहा, बाबूजी, एक बात पूछनी थी। उन्होंने अखबार नीचे रखा और कहा, पूछ। मैंने कहा, बाबूजी, जायदाद के कागजात, आपने हाल ही में कुछ लिखा था? उनकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। बोले, क्यों? मैंने कहा, बाबूजी, बस जानना था, क्या रमेश का नाम उसमें है? ससुर जी एक पल के लिए चुप हो गए, फिर धीरे से बोले, बहू, तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा, पता चल गया। ससुर जी की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, मुझे माफ करना। मुझसे कहा गया था कि ये बस कागजी काम है, मैंने पढ़ा नहीं ठीक से। माँ जी ने कहा, बस यहाँ लगा दो, तो मैंने लगा दिए। मेरी आंखें भर आईं, पर आंसू नहीं गिरे। ससुर जी को नहीं पता था, उनसे धोखे से दस्तखत करवाए गए थे। ये नया मोड़ था, और ये मेरे हक में था। ससुर जी गवाह बन सकते थे। मैंने उनका हाथ थामा और कहा, बाबूजी, घबराइए मत, सब ठीक होगा, पर मुझे आपकी मदद चाहिए।
ससुर जी ने मेरा हाथ दबाया और कहा, बेटा तुम जो कहो। अजय भाई का आना तय हो गया था। शनिवार को पापा भी आगरा से निकलने वाले थे। मेरे पास 5 दिन थे। उन 5 दिनों में मुझे वो सब इकट्ठा करना था जो अदालत में काम आए, जो किसी को नकारने की हिम्मत न हो। मैंने एक छोटी सी डायरी में सब लिखना शुरू किया। तारीखें, बातें, घटनाएं, जो याद थीं, जो सुनी थीं, जो देखी थीं। 15 साल की एक एक बात। पहले दिन मैंने डॉक्टर अंजलि से मिलकर लिखित रिपोर्ट ली। उन्होंने 2 पन्नों में सब लिखा था। दवाई का नाम, उसकी मात्रा, उसका असर, और ये कि ये दवाई बाहर से दी गई थी, अपने आप नहीं ली गई थी। नीचे उनके दस्तखत थे और मोहर थी। मैंने उस कागज को अपने ब्लाउज में रखा, जैसे वो मेरी जान हो। दूसरे दिन डॉक्टर सुनीता ने मुझे फोन किया। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा, कविता बहू, मैंने सोचा तुम सही हो। मैंने बहुत गलत किया। मैं बोलूंगी, जो मुझे पता है सब बोलूंगी। मेरी आंखें भर आईं। मैंने कहा, डॉक्टर जी, आपका बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा, बहू, शुक्रिया मत करो, मुझे माफ करो। तीसरे दिन मैंने काकी से मिलकर उनसे एक कागज पर हस्ताक्षर करवाए। अजय भाई ने फोन पर एक हलफनामे का ढांचा बताया था, जिसे मैंने लिखकर काकी को पढ़ाया था। काकी ने सुना, समझा और बोली, बहू, मेरे पाँव में जोर नहीं है, पर हाथ में है। लगा दो जहां कहो। उनके अंगूठे का निशान उस कागज पर था, और वो निशान 15 साल की गवाही था। चौथे दिन ससुर जी ने मुझे बुलाया। वो कमरे में अकेले थे। उन्होंने धीरे से कहा, बहू, वो कागजात जो मैंने लगाए थे, मुझे याद है कि उस दिन सरोज ने कहा था कि घर का बीमा करवाना है। मैंने बिना पढ़े लगा दिए। मेरी आंखों की रोशनी कम है। मैंने कहा, बाबूजी, क्या आप ये किसी के सामने कहेंगे? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। उनकी आंखें शर्म से झुकी हुई थीं, अपनी पत्नी की करतूत पर। 5वें दिन शुक्रवार की रात मैं अपने कमरे में बैठी थी। सारे कागजात एक पुराने कपड़े में लपेटकर अपने सूटकेस के नीचे रखे थे। मन में एक अजीब शांति थी, वो शांति जो तूफान से पहले नहीं, तूफान के लिए तैयार होने के बाद आती है। रमेश सो रहे थे। मैंने उन्हें देखा। उनका चेहरा नींद में बच्चे जैसा लग रहा था। एक पल के लिए मन में दर्द उठा। इस आदमी से 15 साल का रिश्ता था। इस आदमी के नाम की चूड़ियां पहनी थीं, मंगलसूत्र पहना था। पर इस आदमी ने मुझे बचाने के लिए एक बार भी आवाज नहीं उठाई। मैंने अपना मंगलसूत्र छुआ, धीरे से। वो ठंडा था। मेरे हाथ ने उसे छोड़ दिया। शनिवार की सुबह आई। अजय भाई 11 बजे आने वाले थे। पापा का फोन आया, बेटा, हम मथुरा पहुंच गए, धर्मशाला में रुके हैं। मेरी सांस ने राहत ली। पापा आ गए थे। उस सुबह मैंने सब कुछ सामान्य रखा। सास के लिए चाय बनाई, ससुर जी के लिए नाश्ता बनाया, रमेश को उनका खाना दिया। सास ने कहा, बहू, आज बड़ी तैयारी है। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ जी, शनिवार है, सोचा अच्छा बना दूं। सास ने संतुष्ट होकर हाँ किया। उन्हें क्या पता था कि वो शनिवार उनकी जिंदगी का सबसे भारी दिन बनने वाला था। 11 बजे से पहले ही मैंने रमेश से कहा, सुनिए, आज कुछ लोग आने वाले हैं, मेरे पापा और उनके साथ एक जान पहचान वाले। रमेश ने भौचक होकर पूछा, क्यों? मैंने शांत आवाज में कहा, जरूरी बात है। रमेश ने कहा, पहले बताना था। मैंने कहा, बता तो रही हूं। रमेश ने कुछ कहा नहीं, पर उनके चेहरे पर बेचैनी थी। सास को भी पता चला। वो बाहर आईं और बोली, बहू, तुम्हारे पापा क्यों आ रहे हैं, क्या हुआ? मैंने कहा, माँ जी, बस मिलने आ रहे हैं। सास ने तेज नजरों से मुझे देखा। उन आंखों में एक चमक थी जो मुझे पहचानी लगी। वो थोड़ा सतर्क हो गई थी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। ठीक 11 बजे घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला। पापा सामने थे। उम्र के निशान थे चेहरे पर आंखें वही थीं, मजबूत, प्यार भरी।
उनके पीछे अजय भाई थे, लंबे, गंभीर चेहरे वाले, हाथ में एक काली थैली, और उनके साथ नीलम भी थी। नीलम को देखकर मेरी आंखें भर आईं। उसने आकर मुझे गले लगाया और धीरे से कहा, मैं यहां हूं। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया, एक पल के लिए। 15 साल की अकेलाई उस एक पल में थी। सास दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने मेरे पापा को देखा, अजय भाई को देखा, और उनका चेहरा थोड़ा बदला, पर वो समझदार थी। तुरंत मुस्कुराकर बोली, आइए आइए, अच्छा हुआ आए, बैठिए। सब बैठक में बैठ गए। ससुर जी भी आ गए। सुरेश भैया और माया भाभी ऊपर थे, पर आवाजें सुनकर नीचे आ गए। रमेश एक कोने में बैठे थे, चुप, बेचैन। अजय भाई ने शुरुआत की। उन्होंने बड़े शांत स्वर में कहा, मैं यहां कविता जी की तरफ से कुछ जरूरी बातें रखने आया हूं। ये घर का मामला है, पर ये कानूनी मामला भी है, इसलिए मैं चाहूंगा कि सब ध्यान से सुने। सास ने तेज आवाज में कहा, वकील को क्यों लाई हो? घर की बात घर में नहीं होती क्या? अजय भाई ने कहा, होती है जब घर में न्याय हो, पर जब 15 साल तक जहर दिया जाए तो घर की बात घर में नहीं रहती। कमरे में एक सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जो सांस रोक दे। सास का चेहरा एक पल के लिए पत्थर हो गया, फिर वो हंसी, जोर से बोली, जहर? क्या बकवास है? ये बहू मुझ पर आरोप लगा रही है। मैंने इसे मां की तरह रखा, इसके लिए व्रत रखे, पूजा की, और ये मुझ पर जहर का इल्जाम। रमेश, देखो तुम्हारी पत्नी क्या कर रही है। रमेश ने मेरी तरफ देखा, आंखों में सवाल था। मैं चुप रही। अजय भाई ने काली थैली खोली, उसमें से एक लिफाफा निकाला। बोले, ये डॉक्टर अंजलि सिंह की रिपोर्ट है, जिसमें साफ लिखा है कि कविता जी को लंबे समय तक बाहर से गर्भ निरोधक दवाई दी गई। ये उनके खून की जांच की रिपोर्ट है, और ये उस दवाई के नमूने की जांच है जो सरोज जी की अलमारी से मिला। दोनों एक ही दवाई है। सास की हंसी धीरे धीरे मर गई। अजय भाई ने दूसरा कागज निकाला। बोले, ये डॉक्टर सुनीता जोशी का बयान है, जिन्होंने कहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी थी, और ये रसोई वाली काकी का हलफनामा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने सरोज जी को दूध में पाउडर मिलाते देखा था। सुरेश भैया उठने लगे। अजय भाई ने एक पल उनकी तरफ देखा और कहा, बैठिए, आपके लिए भी कुछ है। सुरेश भाई बैठ गए। अजय भाई ने तीसरा कागज निकाला। बोले, और ये ससुर जी का बयान है। उन्होंने बताया है कि जायदाद के कागजात पर उनसे धोखे से दस्तखत करवाए गए थे। उन्हें बताया गया था कि ये बीमे के कागज है। ससुर जी ने सिर झुका लिया। माया भाभी का चेहरा सफेद पड़ गया, और रमेश की आंखों में एक अजीब भाव था। वो मेरी तरफ देख रहे थे, और उनकी आंखों में मुझे पहली बार वो दिख रहा था जो 15 साल में कभी नहीं दिखा था, शर्म। सास ने एक पल में अपना रूप बदला। वो रोने लगी, जोर जोर से। बोली, ये सब झूठ है। मेरी बहू मुझे फंसा रही है। मैंने तो बस इसकी सेहत का ख्याल रखा। रमेश, बेटा तू देख रहा है, तेरी पत्नी अपनी सास को जेल भिजवाना चाहती है। मैंने तुझे पाला पोसा, और आज। रमेश उठे, सास की तरफ गए, पर उन्होंने उन्हें गले नहीं लगाया। उन्होंने धीरे से पूछा, माँ, क्या ये सच है? सास की रुलाई एक पल के लिए रुकी। रमेश ने फिर कहा, माँ, क्या तुमने कविता के दूध में दवाई मिलाई? सास ने रमेश की आंखों में देखा, फिर मेरी तरफ देखा, फिर ससुर जी की तरफ। कमरे में हर कोई उनकी तरफ देख रहा था, और उस एक पल में उनकी आंखों में जो चमक थी, जो तेजी थी, वो बुझ गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुप हो गईं। वो चुप्पी, वो खामोशी इकरार से बड़ी थी। पापा, जो अब तक चुप बैठे थे, उठे। उनकी आंखें लाल थी, पर आवाज शांत थी। उन्होंने कहा, सरोज जी, मैंने अपनी बेटी आपको सौंपी थी, मां मानकर। 15 साल तक आपने उसे अंदर से खोखला किया, और मुझे पता भी नहीं था।
पापा की आवाज कांपी, पर वो रुके नहीं। बोले, आज मैं यहाँ बाप बनकर आया हूं और मैं अपनी बेटी को वापस लेकर जाऊंगा जब तक इंसाफ नहीं हो जाता। माया भाभी बोली, ये सब नाटक है, हमारे घर में पुलिस नहीं आएगी। अजय भाई ने शांत आवाज में कहा, भाभी जी, पुलिस बाहर खड़ी है। मैंने आने से पहले थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। ये निर्णय आपका है, क्या बाहर आए या यहां बात करें। सुरेश भैया का रंग उड़ गया। माया भाभी ने मुंह पर हाथ रखा। सास बैठी रहीं, पत्थर की तरह। उनकी माला अभी भी हाथ में थी, राम नाम की माला। उस माला को देखकर मुझे एक पल के लिए कुछ महसूस हुआ, पर मैं नहीं जानती वो क्या था। दर्द था? नफरत थी? नहीं, शायद वो थकान थी, 15 साल की थकान। रमेश मेरे पास आए। उनकी आंखें भीगी थीं। उन्होंने धीरे से कहा, कविता, मुझे माफ कर दो। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, रमेश, माफी काफी नहीं है, पर अभी इसकी बात नहीं होगी। अजय भाई ने कहा, अब 2 रास्ते हैं। एक, पुलिस केस चले, अदालत में जाए, सब कुछ सार्वजनिक हो। 2, यहां एक समझौता हो, पर वो समझौता कविता जी की शर्तों पर होगा, किसी और की नहीं। सास ने पहली बार धीरे से पूछा, क्या शर्तें हैं? मैंने पापा की तरफ देखा। पापा ने आंखों से हाँ किया। मैं खड़ी हुई। मैंने सास की आंखों में देखा, सीधे। और पहली बार 15 सालों में मेरी आवाज में वो ताकत थी जो माँ ने कही थी, औरत की असली ताकत जो भीतर से आती है। मैंने कहा, पहली शर्त, ससुर जी की जायदाद का वो कागज रद्द होगा। नई वसीयत बनेगी जिसमें रमेश का हिस्सा बराबर होगा। दूसरी शर्त, इस घर में मेरा एक कमरा अलग होगा, मेरे फैसले पर कोई रोक नहीं होगी। तीसरी शर्त, डॉक्टर के सारे खर्चे और जो नुकसान 15 साल में हुआ उसकी भरपाई होगी। और चौथी शर्त, रमेश को तय करना होगा कि वो किसके साथ हैं। कमरे में फिर सन्नाटा। रमेश ने एक पल में कुछ तय किया। वो माँ के पास नहीं गए, वो मेरे पास खड़े हो गए। सास ने ये देखा। उनकी आंखें बदली। दर्द था उनमें, एक माँ का दर्द। पर उस दर्द के पीछे वो पाप था जो उन्होंने किया था, और पाप का दर्द सहानुभूति नहीं मांगता। सुरेश भैया ने माया भाभी की तरफ देखा। माया भाभी ने आंखें नीची कर ली। ससुर जी उठे। उन्होंने कहा, सरोज, ये सब गलत था। जो हुआ उसकी सजा होनी चाहिए, पर इस परिवार को टूटने से भी बचाना है। मेरी उम्र हो गई है, मुझे नहीं पता कितने साल बचे हैं, पर इस घर में इंसाफ हो, ये मैं चाहता हूं। ये पहली बार था जब ससुर जी ने इतने शब्द बोले थे एक साथ। सास ने ससुर जी की तरफ देखा, फिर अजय भाई की तरफ, फिर मेरी तरफ। उनके चेहरे पर बहुत कुछ था, पर जो नहीं था वो था पश्चाताप। ये मैं जानती थी। अजय भाई ने कागजात निकाले और कहा, समझौते के कागजात तैयार हैं, दस्तखत करने हैं आज। माया भाभी ने कहा, इतनी जल्दी? अजय भाई ने कहा, जल्दी नहीं, देर हो चुकी है, 15 साल की देर। दस्तखत हुए, एक एक करके। सास के हाथ कांप रहे थे, पर उन्होंने किए। सुरेश भैया ने किए, चुपचाप। माया भाभी ने किए, आंखें नीची करके। ससुर जी ने किए, मेरी तरफ देखते हुए, आंखों में माफी के साथ। और रमेश ने किए, मेरा हाथ थामे हुए। जब सब हो गया तो अजय भाई ने कागजात थैली में रखे। पापा उठे और मेरे पास आए। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा, कुछ नहीं बोले। उनकी उंगलियां मेरे बालों में थीं, और उस एक छुअन में वो सब था जो शब्दों में नहीं आता। नीलम ने मेरा हाथ थामा और कहा, तू बहुत मजबूत है। मैंने कहा, नहीं, मैं सिर्फ थकी हुई हूं। नीलम ने हंसते हुए कहा, थकी हुई भी मजबूत होती है। उस शाम पापा और अजय भाई वापस गए। नीलम भी गई। घर में अजीब सी खामोशी थी। सास अपने कमरे में थी,
दरवाजा बंद था। ससुर जी बाग में बैठे थे। सुरेश भैया और माया भाभी ऊपर थे। रमेश और मैं अकेले थे। रमेश ने कहा, कविता? मैंने कहा, हाँ। वो बोले, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा, रमेश, माफ करना और भूलना अलग अलग बातें हैं। मैं माफ कर सकती हूँ, पर भूलूंगी नहीं। और ये रिश्ता अब वैसा नहीं रहेगा जैसा था। रमेश चुप हो गए। मैंने आगे कहा, अगर ये रिश्ता आगे बढ़ना है तो बराबरी से बढ़ेगा। तुम मेरे पीछे नहीं, मेरे साथ चलोगे। रमेश ने धीरे से कहा, हाँ। मैंने उनकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर 15 साल की थकान थी और शायद पहली बार एक सच्चापन भी। मैं नहीं जानती था ये रिश्ता बच पाएगा या नहीं, पर उस रात मैंने एक फैसला किया कि मैं इसे एक मौका दूंगी। अपने लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि 15 साल बाद मुझे ये जानना था कि क्या कोई रिश्ता सच में बदल सकता है। उस रात सास फिर दूध लेकर नहीं आई। अगले कुछ दिन घर में एक अजीब तरह की खामोशी रही। वो खामोशी जो तूफान के बाद आती है, जब हर चीज बिखरी हुई होती है और कोई नहीं जानता कि पहले क्या उठाएं। सास अपने कमरे में बंद रहीं। खाना वो खुद बनाने नहीं आई, मैंने बनाया, उनके लिए भी। ये मेरा फैसला था, नफरत से नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं ये साबित करना चाहती थी कि मैं वो नहीं हूं जो वो समझती थी। घर चलाना मेरी जिम्मेदारी थी और मैं उससे नहीं भागूंगी। रमेश दफ्तर जाने लगे थे, पर अब वो घर आते तो मुझसे बात करते। छोटी छोटी बातें। दिन कैसा रहा, क्या खाएंगे, मौसम कैसा है। पहले ये बातें भी नहीं होती थी। मैं इन बातों को सुनती, जवाब देती, पर अंदर एक दीवार थी जो अभी टूटी नहीं थी। शायद कभी पूरी तरह टूटे भी नहीं। कुछ दरारें हमेशा रहती हैं। एक हफ्ते बाद सुरेश भैया ने मुझसे बात की। वो नीचे आए, बैठे और कहा, भाभी, मुझे पता था, थोड़ा थोड़ा। मैंने उनकी आंखों में देखा। उन्होंने कहा, माँ ने कहा था कि बस जायदाद सुरक्षित रखनी है। मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह। मैं चुप रही। सुरेश भैया ने कहा, भाभी, मुझे माफ करना। मैंने कहा, भैया, माफी बाद में, पहले ये तय करें कि आगे क्या करना है। सुरेश भैया ने सिर हिलाया। माया भाभी मुझसे आंखें नहीं मिला पा रही थी। वो ऊपर अपने कमरे में रहती थीं, बच्चों के साथ। एक दिन उनका छोटा बेटा टिंकू नीचे आया और मुझसे बोला, चाची, माँ रो रही हैं। मेरे मन में एक हलचल हुई, पर मैंने उसे थपथपाया और कहा, जाओ माँ के पास। वो भाग गया। उन दिनों सबसे कठिन था ससुर जी को देखना। वो पहले से ज्यादा चुप हो गए थे। बाग में बैठते, दूर देखते रहते। एक दिन मैं चाय लेकर गई तो उन्होंने कहा, बहू, मैं बहुत कमजोर निकला। मैंने कहा, बाबूजी, आपने जो किया सच बोला, वो कमजोरी नहीं थी। उन्होंने कहा, सरोज को मैं रोक सकता था अगर मुझे पता होता। मैंने कहा, बाबूजी, जो नहीं हुआ उसका बोझ मत उठाइए, जो हो सकता है वो करिए। ससुर जी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक कृतज्ञता थी जो शब्दों से बड़ी थी। उस महीने का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मोहल्ले में बात फैली। ये होना ही था। इतने लोग आए थे, अजय भाई थे, पापा थे, पड़ोसियों ने देखा था, और मथुरा छोटा शहर था। बातें हवा की तरह फैलती हैं। काकी जो थीं, वो तो सब जानती ही थीं। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। पर जब मोहल्ले की औरतें उनसे पूछने लगीं, तो उन्होंने बस इतना कहा, सच सामने आ गया, बाकी भगवान जाने। एक दिन पड़ोस की सावित्री काकी आईं। वो जो पहले दिन कह गई थीं कि बहू बड़ी किस्मत वाली है। वो आईं और मेरा हाथ थाम कर बोलीं, बेटा, हम सबको माफ कर दो। हम सब इसी घर के बाहर रहते थे और कुछ नहीं देखा। मैंने कहा, काकी, आप क्यों माफी मांगती हैं? आपने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा, यही तो गुनाह है बेटा,
कुछ नहीं किया। वो बात मेरे मन में घर कर गई। उन्हीं दिनों एक और बात हुई जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। सास ने एक सुबह अपने कमरे का दरवाजा खोला और रसोई में आई। मैं वहां थी। हम दोनों एक पल के लिए आमने सामने खड़ी रहीं। सास ने कुछ नहीं कहा। वो चूल्हे के पास गईं और चाय बनाने लगीं। मैं देखती रही। उन्होंने 2 कप बनाए। एक मुझे दिया, चुपचाप। मैंने लिया, चुपचाप। हम दोनों रसोई में खड़े होकर चाय पीते रहे। एक शब्द नहीं बोला किसी ने। उस खामोशी में बहुत कुछ था। माफी नहीं थी, स्वीकृति थी। ये स्वीकृति कि अब जो हो गया वो हो गया। मुझे नहीं पता ये सही था या गलत, पर उस सुबह की चाय कड़वी नहीं थी। हफ्ते बीतते गए। अजय भाई ने बताया था कि जायदाद के नए कागजात बनने में 1 महीना लगेगा। उस बीच एक और बात हुई जो मैंने सोची नहीं थी। रमेश एक शाम घर आए और उनके साथ एक लिफाफा था। उन्होंने वो मेरे सामने रखा। मैंने खोला। अंदर एक कागज था। उस पर लिखा था, मैं, रमेश वर्मा, ये स्वीकार करता हूं कि मेरे पास कुछ जानकारी थी जिसे मैंने नजरअंदाज किया। ये मेरी गलती थी। मैं कविता वर्मा से माफी मांगता हूं। ये उन्होंने खुद लिखा था, किसी के कहने पर नहीं। मैंने वो कागज पढ़ा, एक बार, फिर मोड़ कर रख दिया। रमेश ने पूछा, क्या तुम कभी माफ कर पाओगी? मैंने कहा, माफ करना वक्त मांगता है। वो बोले, मुझे जितना वक्त चाहिए दो। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, ठीक है। ये रिश्ते की नई शुरुआत नहीं थी। ये एक टूटी हुई चीज को जोड़ने की कोशिश थी। और टूटी चीजें जुड़ती हैं, पर उनके निशान हमेशा रहते हैं। उस महीने का आखिरी बड़ा मोड़ तब आया जब एक शाम मोहल्ले में सरपंच जी के यहाँ किसी की बेटी की शादी थी। पूरा मोहल्ला था, सब आए थे। सास भी आई। पहली बार घर से बाहर निकली थी उस दिन के बाद। जब वो उस भीड़ में आई तो कुछ औरतें उनकी तरफ देखने लगीं। फुसफुसाहटें शुरू हुईं। सास ने महसूस किया, जरूर किया, पर उन्होंने चेहरा ऊंचा रखा। मैं भी वहां थी। नीलम नहीं थी, वो वापस जा चुकी थी। पर पापा का फोन आया था उस सुबह। उन्होंने कहा था, बेटा, आज शादी में जाना। सिर उठाकर मैं गई थी। जब सास की नजर मुझसे मिली तो एक पल रुकी। मैंने उनसे नजर नहीं हटाई, वो पहले हटा गईं। उस शाम एक बुजुर्ग औरत मेरे पास आई, उम्र में सास से भी बड़ी। उन्होंने मेरा हाथ थामा और कहा, बेटा, तूने जो किया वो पहली बार इस मोहल्ले में हुआ है। एक बहू ने अपनी बात कही और उसे सुना गया। तुझे पता है कितनी औरतें हैं जो चुप रह गईं? मेरी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, तू रो मत, तू तो जीती है। घर वापस आई तो रात हो गई थी। घर में सब थे, पर एक अलग तरह की शांति थी। सास कमरे में गई थी। ससुर जी सो चुके थे। सुरेश भैया और माया भाभी ऊपर थे। रमेश आंगन में खड़े थे, ऊपर देख रहे थे। मैं उनके पास गई। उन्होंने कहा, आज अच्छा रहा? मैंने कहा, हाँ। वो बोले, कविता, तुम बहुत मजबूत हो। मैंने कहा, नहीं रमेश, मैं मजबूत नहीं थी, मैं बस थकी नहीं। इतना फर्क है। रमेश ने मेरी तरफ देखा और कहा, यही तो मजबूती है। उस रात छत पर गई। ठंडी हवा थी, तारे थे। मैंने माँ को याद किया और पहली बार महसूस हुआ कि माँ मुझे सुन रही हैं। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले महीने जब जायदाद के नए कागजात बनने वाले थे, तब एक नया मोड़ आया। एक ऐसा मोड़ जो मैंने सोचा नहीं था। अजय भाई का फोन आया। उन्होंने कहा, कविता जी, एक बात है। जो पुरानी वसीयत बनी थी उसमें सिर्फ जायदाद नहीं थी, उसमें एक और बात थी। मैंने पूछा, क्या? अजय भाई ने कहा, उसमें ये लिखा था कि अगर रमेश की पत्नी से 5 साल में बच्चा नहीं हुआ तो रमेश का हिस्सा भी सुरेश को मिलेगा। मेरे पैर रुक गए। यानी ये पूरी साजिश सिर्फ जायदाद के लिए नहीं थी, बल्कि एक शर्त थी जो सास ने खुद बनाई थी, और उसे पूरा करने के लिए उन्होंने मुझे बाज बनाए रखा। अगर बच्चा नहीं हुआ, जायदाद सुरेश को। अगर रमेश ने दूसरी शादी की तो नई पत्नी से बच्चा होगा, पर तब तक
5 साल और निकल जाएंगे। ये एक लंबे समय की सोची समझी चाल थी। मेरे मन में एक सवाल आया, क्या सुरेश भैया को ये पता था? उन्होंने कहा था कि माँ ने सिर्फ जायदाद सुरक्षित रखने की बात कही थी, पर यह शर्त? अजय भाई ने कहा, कविता जी, ये कागज अब बेकार है, क्योंकि हमने वो वसीयत रद्द करवा दी है। पर यह जानकारी जरूरी है, क्योंकि इससे साबित होता है कि ये प्री मेडिटेटेड था, सोचा समझा अपराध। मैंने रमेश को बताया। उन्होंने पहले मानने से इनकार किया, बोले माँ ऐसा नहीं कर सकती। फिर कागज देखा, चुप हो गए। उसी शाम रमेश ने सास से बात की, अकेले, बंद कमरे में। मैं नहीं थी, पर बाद में रमेश बाहर आए। उनकी आंखें लाल थी, पर चेहरे पर एक पक्कापन था। उन्होंने मुझसे कहा, माँ ने माना, सब माना। मैं चुप रही। रमेश ने कहा, वो कहती हैं, उन्हें डर था कि तुम आकर सब बदल दोगी। मैंने पूछा, क्या बदल देती? रमेश ने कहा, घर की दशा, उनकी दशा। मेरे मन में कहीं एक पुरानी बात आई, जो डर किसी को इतने पाप करवा सकता है, वो डर कितना बड़ा रहा होगा। पर डर कभी पाप का बहाना नहीं बन सकता। उस रात मैं देर तक जागती रही। मन में बहुत कुछ था, पर सबसे ज्यादा जो था, वो था एक सवाल जो मैंने डॉक्टर अंजलि से पूछा था। क्या अब भी 15 साल बाद बच्चा हो सकता है? डॉक्टर ने कहा था, कविता जी, नुकसान हुआ है, पर नामुमकिन नहीं है। वक्त लगेगा, इलाज होगा, पर उम्मीद है। उम्मीद, वो शब्द जो 15 साल में मैंने धीरे धीरे भूलना शुरू कर दिया था। उस रात मैंने माँ की तस्वीर को मन में देखा, उनकी आंखें, उनकी मुस्कान, और मन में कहा, माँ, मुझे उम्मीद है। पहली बार पक्की उम्मीद। अगले हफ्ते अजय भाई फिर आए, नए कागजात के साथ। जायदाद की नई वसीयत बनी। ससुर जी ने खुद पढ़कर दस्तखत किए। इस बार उनकी आंखें ठीक से खुली थीं। उसमें रमेश और सुरेश दोनों का बराबर हिस्सा था। जब वो कागजात मेरे हाथ में आए, मेरे हाथ कांपे नहीं, आंसू नहीं आए, बस एक गहरी सांस ली और मन में कुछ हल्का हुआ। पर उसी दिन एक और बात हुई जो मुझे पूरी तरह चौंका गई। सास अपने कमरे से निकली। हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। वो मेरे पास आई। मैं बैठक में थी। उन्होंने वो डिब्बा मेरे सामने रख दिया। मैंने पूछा, ये क्या है? उन्होंने कहा, खोलो। मैंने खोला। अंदर एक मंगलसूत्र था, पुराना, सोने का, बड़े बड़े काले मोती वाला। मैंने पहचाना, यह सास की माँ का था। मैंने एक बार सालों पहले देखा था। सास ने कहा, यह तुम्हारा है। मेरी माँ ने मुझे दिया था, कहा था, जो सबसे हकदार हो उसे दे देना। मैंने गलत किया, बहुत गलत किया, पर यह तुम्हारा है। मैंने उस डिब्बे को देखा, फिर सास को। उनकी आंखों में पश्चाताप था। देर से आया था, पर था। मैं नहीं जानती वो सच था या नहीं, पर उस पल मैंने उस डिब्बे को हाथ में लिया। कुछ नहीं कहा, पर लिया। सास वापस चली गई। मैं उस डिब्बे को हाथ में लिए बैठी रही। वो मंगलसूत्र ठंडा था, पर उसमें एक वजन था जो सिर्फ धातु का नहीं था। उस रात रमेश ने पूछा, क्या हुआ? मैंने वो डिब्बा दिखाया। रमेश ने देखा और कहा, माँ ने दिया। मैंने हाँ किया। रमेश चुप हो गए, फिर बोले, माँ कभी कभी ऐसे रास्ते से माफी मांगती हैं जो दिखता नहीं पर होता है। मैंने कहा, माफी काफी नहीं है। रमेश ने कहा, नहीं है, पर शायद शुरुआत है। उन दिनों मैं हर सुबह डॉक्टर अंजलि के बताए इलाज पर थी। दवाइयाँ, परहेज, आराम। धीरे धीरे शरीर में फर्क आने लगा था। डॉक्टर ने कहा था कि 6 महीने में पता चलेगा। मैंने हर दिन उस उम्मीद को जलाए रखा। एक दिन सुबह उठी तो अजीब सा महसूस हुआ। चक्कर आया। रसोई में गई तो चाय की खुशबू से मितली हुई। मैंने पहले इग्नोर किया, सोचा थकान है। पर तीसरे दिन जब यही हुआ तो मन में एक बात आई। मैंने डॉक्टर अंजलि को फोन किया।
उन्होंने कहा, आइए। मैं गई, जांच हुई। डॉक्टर ने मुझे बैठाया और कहा, कविता जी। मेरा दिल एक पल के लिए रुका। डॉक्टर ने कहा, बधाई हो। मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला, सिर्फ आंखें भर आईं। एक नहीं, दोनों। और इस बार मैंने रोका नहीं। पहली बार 15 सालों में मेरे आंसू खुशी के थे। डॉक्टर ने मेरा हाथ थामा, कहा, आपने हार नहीं मानी, इसीलिए ये हुआ। घर आई। रमेश घर पर ही थे। शनिवार था। मैंने उन्हें बुलाया। उनके सामने खड़ी हुई, उनकी आंखों में देखा और कहा, सुनिए। रमेश ने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, बच्चा होने वाला है। रमेश एक पल के लिए जम गए, फिर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने मुझे गले लगाया। पहली बार 15 सालों में उनकी बाहें इस तरह थीं, जैसे कोई डूबता हुआ इंसान किनारा पकड़ लेता है। मैंने उन्हें पकड़े रहने दिया। उस दिन जब सास को पता चला, वो अपने कमरे से निकली। उन्होंने मुझे देखा, कुछ नहीं बोली, पर उनकी आंखों में एक भाव था जिसे मैं पहचान नहीं पाई। शायद राहत थी, शायद और कुछ। ससुर जी ने आंखें बंद करके हाथ जोड़े, भगवान के आगे। सुरेश भैया ने पीठ थपथपाई। माया भाभी ने धीरे से कहा, भाभी, बधाई हो। उस दिन पहली बार उस घर में एक ऐसी खुशी आई जो किसी की बनाई हुई नहीं थी, जो असली थी। नीलम को फोन किया। वो रोने लगी। बोली, मैं आ रही हूं। मैंने कहा, आओ। पापा को बताया। वो चुप रहे एक पल, फिर बोले, तेरी माँ को पता होता तो वो नाचती। मेरी हंसी और रोना एक साथ आए। उस रात मैं छत पर गई। आसमान साफ था, तारे बहुत थे, हवा ठंडी थी। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा, धीरे से, और मन में एक बात आई। 15 साल तक जो बंद था वो खुल गया। 15 साल तक जो रोका गया था वो आ रहा था। 15 साल की लड़ाई का ये जवाब था, एक नई जिंदगी। पर इस खुशी के साथ एक जिम्मेदारी भी थी। जो हुआ वो बस मेरे साथ नहीं हुआ था, और इस जिम्मेदारी को मैं भूल नहीं सकती थी। अजय भाई ने कहा था कि पुलिस केस अभी भी खुला था। हमने समझौते में केस वापस नहीं लिया था, बल्कि कहा था कि अगर सब शर्तें पूरी हुईं तो आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब तय करना था, क्या सास को कानूनी सजा दिलाना जरूरी था? ये सवाल मुझे रात दिन परेशान करता था। एक तरफ इंसाफ था, जो मेरा हक था। दूसरी तरफ वो बच्चा था जो आने वाला था, जिसे एक ऐसे घर में आना था जहां उसकी दादी जेल में हो। मैंने पापा से बात की। पापा ने कहा, बेटा, इंसाफ कई तरह का होता है। एक वो जो अदालत देती है, सजा, और एक वो जो जिंदगी देती है, नतीजा। कभी कभी जिंदगी का इंसाफ अदालत से बड़ा होता है। मैं समझी। मैंने अजय भाई से कहा, केस आगे नहीं बढ़ाना, पर एक शर्त, वो कागजात हमारे पास रहेंगे, हमेशा। अगर कभी कोई गलत कदम हुआ तो अदालत का दरवाजा खुला है। अजय भाई ने कहा, ये सही फैसला है। सास को जब ये बताया गया तो वो चुप रहीं। उन्हें पता था, वो कागजात तलवार की तरह हैं जो हमेशा लटकती रहेगी। ये सजा थी, पर एक अलग तरह की। 9 महीने। 9 महीने में बहुत कुछ बदल गया। घर की हवा बदली, रिश्तों की बुनावट बदली, और सबसे ज्यादा मैं बदली। वो कविता जो 16 साल पहले डोली में बैठकर इस घर में आई थी, वो अब नहीं थी। उसकी जगह एक और कविता थी। वही नाम, वही चेहरा, पर भीतर से बिल्कुल अलग। जैसे किसी पुराने पेड़ की जड़ें जमीन में और गहरी उतर गई हों। तूफान आया था, पर पेड़ खड़ा रहा। उन 9 महीनों में डॉक्टर अंजलि हर महीने बुलाती थी। हर बार वो मुझे देखकर मुस्कुराती थी और कहती थी, सब ठीक है। वो 2 शब्द, सब ठीक है, मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थे। रमेश हर बार साथ जाते। पहले 2-3 बार झिझकते रहे, शायद अपनी गलती का बोझ था, पर धीरे धीरे वो झिझक कम होती गई। वो डॉक्टर के सवालों का जवाब देते, दवाइयां याद रखते, और घर आकर मेरा ख्याल रखते।
ये रमेश वो नहीं थे जिन्हें मैं 15 साल से जानती थी। ये कोई और थे, या शायद वही थे जो पहले कभी नहीं बन पाए थे। सास का व्यवहार बदला, धीरे धीरे पर बदला। वो अब रसोई में आती थी, खाना बनाने में हाथ बटाती थी, मुझसे पूछती थी, क्या खाने का मन है, तबीयत कैसी है। ये पूछना बनावटी नहीं था, या शायद था, पर मैं उसे जांचने में वक्त नहीं लगाना चाहती थी। जो हो रहा था उसे होने देना ज्यादा जरूरी था। एक बात मैंने तय की थी, सास के साथ न नफरत रखूंगी न प्यार का दिखावा, बस एक दूरी, इज्जत के साथ। यही मेरी सीमा थी। ससुर जी इन 9 महीनों में काफी शांत हो गए थे, पर उनकी आंखों में एक चमक आ गई थी। वो चमक जो तब आती है जब कोई जानता है कि घर में नई जिंदगी आने वाली है। वो मुझसे रोज पूछते, बहू आज कैसा लग रहा है, और मैं कहती, बाबूजी अच्छा। वो मुस्कुरा देते। माया भाभी और सुरेश भैया के साथ रिश्ता एक नई जमीन पर आ गया था। न पुरानी नजदीकी, न पुरानी दूरी, एक तटस्थता थी जो दोनों को मंजूर थी। माया भाभी के बच्चे टिंकू और उनकी बड़ी बेटी रेशमा मेरे पास अक्सर आते थे। मैं उन्हें प्यार करती थी। वो बच्चे थे, उनका कोई कसूर नहीं था। नीलम 2 बार आई उन 9 महीनों में। एक बार 7वें महीने में, गोद भराई की रस्म के लिए। उसने मुझे सुनहरी साड़ी पहनाई, माथे पर बिंदी लगाई और कहा, आज तू बहुत सुंदर लग रही है। मैंने कहा, नहीं, आज मैं बस खुश हूं। नीलम ने कहा, यही तो सुंदरी बनाता है। उस गोद भराई में पड़ोस की सावित्री काकी भी आईं, मोहल्ले की औरतें आईं, रिश्तेदार आए। कुछ वो भी आए जो पहले फुसफुसाते थे, जो कहते थे कि बहू बांझ है। उन्होंने मुझे देखा, फूली हुई साड़ी में, मुस्कुराते हुए, और उनके चेहरों पर वो भाव था जो शब्दों में नहीं कहा जाता। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराती रही। यही मेरा जवाब था। 9वें महीने के आखिर में एक सुबह जब मुझे अस्पताल ले जाया गया, तो रमेश के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और पूरे वक्त नहीं छोड़ा। डॉक्टर अंजलि और उनकी टीम थी। कई घंटे बीते और फिर एक आवाज आई, छोटी सी, कांपती हुई, पर पक्की, एक बच्चे की आवाज। मेरी आंखें बंद थीं, पर आंसू बह रहे थे। डॉक्टर अंजलि ने कहा, कविता जी, बेटी है। बेटी। उस एक शब्द में 15 साल का दर्द था, और उससे ज्यादा खुशी थी। मैंने अपनी बेटी को पहली बार छुआ। उसकी छोटी छोटी उंगलियां, उसका गुलाबी चेहरा, उसकी बंद आंखें, और मन में एक ही बात आई, तुझे मैं वो दूंगी जो मुझे नहीं मिला। तू कभी चुप नहीं रहेगी, तू कभी डरेगी नहीं। रमेश ने अपनी बेटी को देखा, और उनकी आंखों से आंसू बहे, बिना रोके। घर में खबर पहुंची। ससुर जी ने आंखें बंद करके माथा जमीन पर रखा। सास सास एक पल के लिए दरवाजे पर खड़ी रहीं, फिर उनकी आंखें भर आईं। वो कुछ नहीं बोली, पर उनके चेहरे पर जो था वो मैंने देखा। मैंने अपनी बेटी का नाम रखा, आरोही, मतलब ऊपर चढ़ने वाली। पापा आए अगले दिन आगरा से। उन्होंने आरोही को देखा और कहा, बिल्कुल तेरी माँ जैसी है। मेरी आंखें भर आईं। माँ को देखती रहती, उनकी तस्वीर में, और लगता, हाँ माँ, तुम यहाँ हो। दिनों एक बात और हुई जो मैंने नहीं सोची थी। डॉक्टर सुनीता जोशी, जिन्होंने बयान दिया था, वो एक दिन घर आईं। मैं आरोही को दूध पिला रही थी। उन्होंने आरोही को देखा और उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बहू, मैं बहुत देर से आई। मैंने कहा, डॉक्टर जी, आप आईं यही काफी है। उन्होंने आरोही का माथा चूमा और चली गईं। महीने बीतते गए। आरोही बड़ी होने लगी। एक एक दिन एक नई बात, पहली मुस्कान, पहली आवाज, पहली बार पलटना। हर छोटी बात मेरे लिए किसी त्योहार से कम नहीं थी। उन दिनों रमेश के साथ रिश्ता एक नई जगह था। वो अब शाम को जल्दी घर आते, आरोही को गोद में लेते, उससे बातें करते, बेतुकी प्यारी बातें जो बच्चों से बाप करते हैं। मुझसे पूछते, आज कैसा रहा। मैं बताती,
ये साधारण बातें थीं, पर 15 साल की कमी के बाद ये साधारण बातें असाधारण लगती थीं। पर एक दिन एक ऐसी बात हुई जिसने सब कुछ फिर से हिला दिया। आरोही 6 महीने की थी। एक शाम मैं रसोई में थी। आरोही सास के कमरे में थी। सास उसे गोद में लिए बैठी थी। मुझे कोई एतराज नहीं था। मैं पास में थी, दरवाजा खुला था। तभी मेरे कानों में एक आवाज आई, सास की आवाज, धीरे धीरे, आरोही से बातें करते हुए। वो कह रही थी, बिटिया, तू आई तो घर में रोशनी आई। दादी ने बहुत गलत किया था, बहुत गलत। भगवान माफ करे तो करे। मैं दरवाजे पर रुक गई, भीतर नहीं गई। सास की आवाज कांप रही थी। वो आरोही से कह रही थी जो वो मुझसे कभी नहीं कह पाई थी। शायद इस तरह ही उनका पश्चाताप था, शब्दों में नहीं, एक बच्चे के सामने। मैं वापस रसोई में आ गई, चाय बनाने लगी। मेरी आंखें भीगी थी, पर मैं नहीं जानती क्यों। उस रात बहुत देर तक सो नहीं सकी। आरोही सो रही थी, रमेश सो रहे थे। घर में खामोशी थी। मैं छत पर गई। ठंडी हवा थी। मैंने आसमान देखा और पहली बार 15 सालों में मन में ये नहीं आया कि मुझे कुछ साबित करना है। कोई लड़ाई नहीं थी, कोई दुश्मन नहीं था, बस मैं थी और मेरी जिंदगी थी, जो अब मेरी थी। माँ की आवाज मन में आई, बेटा, औरत की असली ताकत उसके भीतर होती है, किसी और के हाथ में नहीं। माँ, मैं समझ गई। उसके 6 महीने बाद एक दिन मोहल्ले में एक बात फैली। पड़ोस की रामप्यारी काकी ने नीलम को फोन करके बताया, और नीलम ने मुझे। सुरेश भैया की दुकान में कुछ गड़बड़ी थी, हिसाब किताब में कुछ पैसे गायब थे। जांच हुई तो पता चला कि माया भाभी ने दुकान के पैसे कहीं और लगाए थे, बिना सुरेश भैया को बताए। ये घर का मामला था, मेरा नहीं। पर मन में एक बात आई, जो घर में बेईमानी की फसल बोई जाती है, वो किसी न किसी रूप में उगती है। सुरेश भैया और माया भाभी में खींचतान हुई। घर में तनाव था, पर इस बार मैं उसमें नहीं थी। मेरा घर अलग था। एक कमरा जो मेरा था, एक रिश्ता जो मेरी शर्तों पर था, एक बच्ची जो मेरी ताकत थी। उन्हीं दिनों अजय भाई का फोन आया। उन्होंने कहा, कविता जी, एक बात है। डॉक्टर सुनीता जोशी ने एक लंबा बयान दिया है पुलिस को। उन्होंने खुद जाकर बताया, कहा कि उनसे गलती हुई और वो उसे सुधारना चाहती हैं। पुलिस ने सरोज जी को नोटिस भेजा है। मेरे पेट में कुछ सिकुड़ा। मैंने पूछा, अब क्या होगा? अजय भाई ने कहा, ये आप तय करें। मैंने रमेश से बात की। उन्होंने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर कहा, कविता, जो तुम सही समझो। मैंने सोचा, रात भर सोचा। पापा से बात की। पापा ने कहा, बेटा, तू माफ कर सकती है, पर माफी और न्याय अलग है। माफी तू अपने लिए दे, अपना बोझ हल्का करने के लिए, पर न्याय इसलिए जरूरी है ताकि किसी और के साथ ये ना हो। पापा की बात मन में घर कर गई। अगले दिन मैंने अजय भाई को फोन किया और कहा, अजय भाई, मैं एक बयान देना चाहती हूँ, पूरा, साफ, जो रिकॉर्ड पर हो। पर जेल की मांग नहीं करूंगी। बस ये चाहती हूं कि ये बात दर्ज हो कि ये हुआ था, ताकि आगे कोई ऐसा ना कर सके। अजय भाई ने कहा, ये बहुत बहादुरी का काम है। बयान हुआ, पुलिस के सामने, सब कुछ, 15 साल का, एक एक बात। पहली बार मेरी कहानी किसी सरकारी कागज पर थी। पहली बार ये सिर्फ मेरी यादें नहीं थीं, ये दस्तावेज था। सास को थाने बुलाया गया। रमेश उनके साथ गए, मैं नहीं गई। घर में आरोही के साथ रही। जब वो वापस आए तो सास का चेहरा थका हुआ था। रमेश ने मुझसे कहा, माँ ने सब कबूल किया, थाने में भी। मैंने हाँ किया। आरोही को गोद में उठाया। सास अपने कमरे में चली गईं। शाम को ससुर जी बाग में बैठे थे। मैं आरोही को लेकर उनके पास गई। उन्होंने आरोही को गोद में लिया।
कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बहू, इस घर ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, माफ नहीं हो सकता, पर हम उम्र भर ये बोझ उठाएंगे। मैंने कहा, बाबूजी, आप ये बोझ मत उठाइए, आप इसके हिस्सेदार नहीं थे। ससुर जी की आंखें भर आईं। आरोही ने उनकी उंगली पकड़ ली, अपनी छोटी सी मुट्ठी में। ससुर जी हंसे, शायद महीनों में पहली बार। उस हंसी में कुछ था जो टूटी चीजों के बीच भी पूरा लगे। वो रात मैंने आरोही को सुलाते हुए बिताई। वो सो गई, उसकी सांसें धीमी धीमी। मैं उसे देखती रही, उसके छोटे छोटे हाथ, उसके गोल गोल गाल, उसकी बंद आंखों पर लंबी पलकें। मन में आया, आरोही, तू जब बड़ी होगी तो मैं तुझे ये कहानी सुनाऊंगी, पूरी। इसलिए नहीं कि तू नफरत करे, बल्कि इसलिए कि तू जाने कि जिंदगी में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा होना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि तू टूट जाए, तू खड़ी रहना, जैसे माँ खड़ी रही। उसके 3 महीने बाद एक सुबह घर में एक और बड़ी बात हुई। सास ने मुझे बुलाया। मैं उनके कमरे में गई। वो बिस्तर पर बैठी थीं। कमरे में धूप आ रही थी, खिड़की से। उनके हाथ में माला थी, पर वो घुमा नहीं रही थी, बस पकड़े हुए थी। उन्होंने कहा, बहू, बैठ। मैं बैठ गई। उन्होंने एक लंबी सांस ली, फिर धीरे से बोली, मैंने जो किया वो गलत था, बहुत गलत था। मुझे डर था, बहुत डर था, पर डर ने मुझे अंधा कर दिया। मैंने तुम्हें इंसान नहीं समझा, ये मेरा सबसे बड़ा पाप था। मैं चुप रही। उन्होंने आगे कहा, मैं नहीं जानती तुम माफ कर सकती हो या नहीं, पर मैं माफी मांगती हूं, भगवान के सामने और तुम्हारे सामने। उनकी आवाज कांपती थी, उनकी आंखें भीगी थीं। मैंने उनकी तरफ देखा, लंबे समय तक। फिर मैंने कहा, माँ जी, मैं माफ कर देती हूं, अपने लिए। इसलिए नहीं कि जो हुआ वो सही था, बल्कि इसलिए कि मैं उस बोझ के साथ नहीं जीना चाहती। मेरी बेटी को एक हल्की माँ चाहिए, बोझ से दबी हुई नहीं। सास की आंखों से आंसू बहे। मैंने उनका हाथ नहीं थामा, पर उठकर जाने से पहले मैंने कहा, माँ जी, एक बात, आरोही को प्यार दीजिए और उसे ये मत सिखाइए कि औरत को चुप रहना चाहिए। सास ने हाँ में सिर हिलाया। मैं बाहर आ गई। दरवाजा बंद नहीं किया, उसे थोड़ा खुला छोड़ दिया। शायद यही था माफी का मतलब, दरवाजा बंद न करना। उस शाम नीलम का फोन आया। उसने कहा, कविता, तू कैसी है? मैंने कहा, नीलम, मैं ठीक हूं, पहली बार सच में ठीक हूं। नीलम चुप रही, फिर बोली, पता है मुझे, तेरी आवाज अलग है। मैंने पूछा, कैसे अलग? वो बोली, हल्की है, जैसे कोई भारी चीज उतर गई हो। मैंने हंसकर कहा, हाँ, उतर गई। आरोही अब 1.5 साल की है। वो चलना सीख रही है, डगमगाते कदम, हाथ फैलाए, हंसते हुए। हर बार जब वो गिरती है तो उठती है, बिना रोए। मुझे लगता है वो मुझसे भी मजबूत है। घर में बहुत कुछ बदला है। रमेश अब शाम को जल्दी आते हैं। हम रात को खाना साथ खाते हैं, पूरा परिवार। सास आरोही को बहुत प्यार करती हैं। वो उसके लिए लोरियां गाती हैं, उसे कहानियां सुनाती हैं। मैं देखती हूं और कभी-कभी मन में एक अजीब सी बात आती है, काश ये प्यार पहले होता। पर काश से जिंदगी नहीं चलती। ससुर जी की तबीयत अब थोड़ी कमजोर है, उम्र का असर है, पर हर सुबह वो बाग में जरूर जाते हैं। आरोही उनके पास दौड़ती है और वो उसे पकड़कर हंसते हैं। सुरेश भैया और माया भाभी के बीच रिश्ता सुधरा है, थोड़ा। वो भी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, मैं उसमें नहीं हूं। डॉक्टर अंजलि ने 1 महीने पहले बताया कि उन्होंने मेरा केस एक मेडिकल जर्नल में लिखा है, नाम बदलकर, ताकि दूसरे डॉक्टर इस बारे में जागरूक हों। ये सुनकर मुझे एक अलग तरह की खुशी हुई। मेरी कहानी किसी और की मदद करेगी। नीलम हर हफ्ते फोन करती है।
अजय भाई ने एक और केस जीता, एक और बहू का। उन्होंने मुझे बताया तो मैंने कहा, अजय भाई, ये मेरी भी जीत है। उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल। पापा पिछले महीने आए थे, 1 हफ्ते रहे। हर सुबह आरोही उनकी गोद में होती थी। पापा कहते, ये मेरी माँ जैसी है, और फिर चुप हो जाते, आंखें नम। एक शाम पापा ने मुझसे कहा, बेटा, तेरी माँ हमेशा कहती थी कि उसकी बड़ी बेटी में आग है। उसे नहीं पता था कि ये आग एक दिन घर को रोशन भी करेगी और सच को सामने भी लाएगी। मेरी आंखें भर आईं। मैंने कहा, पापा, माँ थी, इसीलिए वो आग थी। पापा ने मेरा हाथ थामा और हम दोनों बैठे रहे, बिना कुछ बोले। आज सुबह मैं जल्दी उठी। आरोही अभी सो रही थी, रमेश सो रहे थे। घर में खामोशी थी, पर अच्छी खामोशी। वो खामोशी जो भारी नहीं होती। मैं रसोई में गई, चूल्हा जलाया, चाय बनाई, अपने हाथों से, 1 कप, बस अपने लिए। आंगन में आई, धूप थी, हल्की, सुनहरी। चिड़िया थी नीम के पेड़ पर। मैंने चाय की चुस्की ली। वो कड़वी नहीं थी। उस 1 कप चाय में 15 साल का जवाब था। मैंने आसमान देखा, नीला, खुला, बेहद बड़ा, और मन में आया, कविता, तू यहाँ है, तू खड़ी है, और ये चाय तूने अपने हाथों से बनाई है। किसी ने नहीं दी, किसी ने नहीं मिलाई, ये तेरी है। मेरे होठों पर एक मुस्कान थी, वो मुस्कान जो 15 साल में नहीं आई थी, पूरी, सच्ची, मेरी अपनी। अंदर से आरोही की आवाज आई, माँ। मैंने चाय का कप रखा और भीतर भागी, अपनी बेटी के पास, अपनी जिंदगी के पास, अपने आप के पास।